Hello everybody, this is Sarun Kapoor. Welcome back to Edu Imprints. So now we will start with the basically polity questions of PULLB 3 year, and we will discuss last year questions year by year. So we'll begin with 2019 today. You can also follow my other playlist in the channel of that is the polity series, in which I have covered the Lakshmikant and other relevant sources, and the legal current affairs series, which is very important for LLB entrances, and the new LLB previous year polity questions I have also already posted, in the BHU also I have posted. And you can also follow my other mock test series on the channel that would be very beneficial for your LLB entrance. I have research on each and every question that I think is relevant for your exam. You can also follow us on Edge Imprints by Tarun Kapoor, or the Facebook page and the Instagram. You can ask your doubts, and you can also join us on Telegram group, and at the rate Edge Imprint is the Twitter handle. Links are given in the description in the comment section. Let's begin. The first question is, which constitutional amendment has been passed by the parliament to provide for reservation? अब कौन सी अमेंडमेंट करी गई थी EWS कैटेगरी के पर्सनस को रिजर्वेशन देने के लिए? 102, 103, 100 एंड 101. द करेक्ट आंसर इज 103. अब ये हमारी थी 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. इसका बिल का नंबर क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. बिकॉज पहले कोई भी चीज़ होती है पहले वो बिल होता है, जब उसको प्रेसिडेंट उसे असेंट दे देते हैं तब वो एक्ट में कन्वर्ट होता है. तो उस बिल का नंबर था 124, 124. 124 इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल एंड 103 इज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. सो दे कैन आस्क यू आइदर ऑफ देम. वो अमेंडमेंट बिल नंबर भी पूछ सकते हैं, एक्ट का नंबर भी पूछ सकते हैं. अब इसमें 10% रिजर्वेशन दिया गया है हायर एजुकेशनल एंड द हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड द गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में. एंड बेसिकली इसमें दो चीज़ों के अंदर अमेंडमेंट हुआ है, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 ऑफ द फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 15 क्लॉज 6 का एडिशन हुआ है और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 का एडिशन हुआ है. ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, स्पेसिफिकली DULLB में भी पूछा जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंसेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया, USA, UK, जर्मनी. द करेक्ट आंसर इज USA, बिकॉज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हमने जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट लिया है, बिकॉज वहीं पर ही इसका ओरिजिन हुआ था. एंड द फेमस केस मार्बरी वर्सेस मेडिसन, जो हमारा जो हमारे जॉन मार्शल थे, चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बेसिकली प्रोपाउंड करा था. और उसके बाद जो फ्रेज है जुडिशियल रिव्यू हैज़ नो वेयर रिटन इन द इंडियन. कुछ आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक्सप्लिसिटली हमारी जुडिशियल रिव्यू की बात करते हैं. जैसे आर्टिकल 13 है. आर्टिकल 13 क्या कहता है कि ऐसी कोई भी लॉ है जो हमारे बेसिकली इन डेरोगेशन ऑफ इट फंडामेंटल राइट्स रहेगी तो वो वॉइड हो जाएगी. तो अब उसको कौन चेक करेगा कि वो कौन सी लॉ है जो फंडामेंटल राइट्स को हमारे इनकन्सिस्टेंट है? वो जुडिशरी करेगी. आर्टिकल 32 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, आर्टिकल 226 के अंदर हाई कोर्ट के पास पावर है. और डू रिमेंबर दिस, आर्टिकल 32 इज अ फंडामेंटल राइट, ठीक है, मगर आर्टिकल 226 इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन विच इज गिवन टू द हाई कोर्ट्स. ठीक है, तो ये इस तरीके से है. अब बहुत सारे जैसे आर्टिकल 1 हमारा जो 143 है, जो प्रेसिडेंट हमारे सुप्रीम कोर्ट से कंसल्टेशन लेते हैं, दिस इज ऑल्सो इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली गिविंग द पावर टू द जुडिशरी, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू. ओके, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स. और आप साथ साथ में जैसे बात कर सकते हैं 131 के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है हमारी, 132 है वो हमारी एपेलेट जुरिस्डिक्शन इन द बेसिकली जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस है. 133 है जो एपेलेट जुरिस्डिक्शन सिविल केसेस के बारे में बात करता है. 134 है जो हमारी एपेलेट जुरिस्डिक्शन इन द क्रिमिनल केसेस के बारे में बात करता है. तो ये सभी के सभी जो पावर्स डिटरमाइन की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ये एक्सप्लिसिटली हमारे जुडिशियल रिव्यू की पावर दे रही हैं जुडिशरी को, सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स को बेसिकली. अब व्हाट इज़ जुडिशियल रिव्यू? आई हैव फॉरगॉट कि जुडिशियल रिव्यू इज़ बेसिकली कि आप चेक कर रहे हो कि जो भी लॉज बन रही हैं, जो भी कानून बन रहे हैं, या कोई भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास हो रहा है तो वो क्या संवैधानिक है कि नहीं है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो वैलिडिटी उसकी है कि नहीं है. यदि वो नहीं है देन वो इनवैलिड डिक्लेयर हो जाएगा, वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा. ठीक है, दिस इज द जुडिशियल रिव्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रेम्बल? ठीक है, सोशलिस्ट, जस्टिस, फ्रेटर्निटी एंड मोरालिटी.
ऑब्वियसली जो वर्ड हमारा मोरालिटी है वो हमारे प्रेम्बल में नहीं है। अब सोशलिस्ट की बात करते हैं। अब हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई कॉम्युनिज्म नहीं है। कॉम्युनिज्म का मतलब होता है कि सभी के सभी रिसोर्सेज हमारे स्टेट के कंट्रोल में है, मगर हमारे देश में हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को फॉलो करते हैं। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म मीन्स कि कुछ सेक्टर्स हैं जो कि प्राइवेट सेक्टर के पास हैं, मतलब जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो भी इंटरफेयर कर सकता है, मगर कुछ सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर गवर्नमेंट की मोनोपोली है, स्टेट की मोनोपोली है, उसको हम स्टेट को चैलेंज नहीं कर सकते हैं। सो देयर इज़ ए प्रोविजन ऑफ कि देयर इज़ ए सिस्टम ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट, इकट्ठे से एग्जिस्ट कर रहे हैं वो हमारे देश में। तो हम डेमोक्रेटिक सोशलिज्म की बात कर रहे हैं। अब जस्टिस की बात करें तो हमारे जो प्रेम्बल है उसमें भी 3 बात की जस्टिस की बात हुई है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, फ्रेटर्निटी की बात हुई है, मीन्स द सेंस ऑफ ब्रदरहुड। अब सेंस ऑफ ब्रदरहुड सबसे पहला जो हमारा प्रोविजन है जो ब्रदरहुड की बात करता है वो सिंगल सिटीजनशिप है, कि हमारे पूरे देश में किसी भी पर्सन को सेंट्रल गवर्नमेंट से सिटीजनशिप लेने की ज़रूरत है। हमें अमेरिका जैसी कंट्री में जैसे कि हमें स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से दोनों से सिटीजनशिप लेने की ज़रूरत नहीं है। तो फ्रेटर्निटी जो सिंगल सिटीजनशिप है हमारी यूनिटी की बात करता है, सेंस ऑफ ब्रदरहुड की बात करता है। सिमिलरली हम हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को पढ़ेंगे तो उसमें एक फंडामेंटल ड्यूटी आप देखेंगे आर्टिकल 51A के अंदर पार्ट 4A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, जो हमारी बात करता है कि हम बिना किसी रिलीजन को देखते हुए, बिना किसी रीजन को देखते हुए एक भाईचारे की भावना को प्रमोट करेंगे, सेंस ऑफ ब्रदरहुड को प्रमोट करेंगे। दिस इज़ अ फंडामेंटल ड्यूटी फॉर एवरी सिटीजन, की फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसके लिए हैं? सिटीजन्स के लिए हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, a judge of Supreme Court can be impeached or removed from office only on the grounds of A. Gross inefficiency and negligence, unsound mind and insolvency, the proved misbehavior and incapacity, और D. that is known delivery of judgments. The correct answer is C, जो हमारा है proved miss. There are 2 grounds जिसके ऊपर आप सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, और उनका इम्पीचमेंट कर सकते हैं। अब ये जो इम्पीचमेंट वगैरह है उनको कौन रिमूव करता है? ऑर्डर कौन पास करता है? प्रेसिडेंट करते हैं। प्रेसिडेंट तो करते हैं, मगर किसके बेसिस पे करते हैं? जब उस जज के खिलाफ जो पार्लियामेंट है हमारे दोनों हाउसेस में स्पेशल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन पास हो। अब वो रेजोल्यूशन स्टार्ट कैसे होता है? या लोकसभा में होगा तो 100 मेंबर्स उसे स्टार्ट करेंगे, एडमिट करेंगे, और राज्यसभा में 50 मेंबर्स। अब जब भी वो देंगे तो राज्यसभा में वो चेयरमैन को देंगे, स्पीकर को देंगे, लोकसभा के अंदर किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकता है वो इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स। अब जैसे मान लीजिए लोकसभा के अंदर हुआ तो स्पीकर एडमिट करेगा और नहीं तो चेयरमैन एडमिट करेगा, दोनों में से जिस भी हाउस में चल रहा है वो एडमिट करेंगे। फिर 3 मेंबर्स की एक कमेटी बैठाई जाएगी, ठीक है। कमेटी में कौन कौन होगा? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट या सीनियर मोस्ट जो भी जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट कर रहे हैं। सेकेंड मेंबर होंगे एनी चीफ जस्टिस ऑफ एनी हाई कोर्ट, ठीक है। एंड द थर्ड इज एमिनेंट जूरिस्ट। अब वो 3 मेंबर कमेटी जो भी चार्जेस बनाए गए हैं उस जज के खिलाफ, उस चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करेगी। देन वो चार्जेस सही निकल आते हैं तो देन वो हाउस, दोनों हाउसेस से उसे स्पेशल मेजॉरिटी से रेजोल्यूशन को पास कराना होगा, और उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट जी उस जज को रिमूव कर देंगे। और द क्वेश्चन कि आज तक किसी जज को ऐसे रिमूव किया गया है? नहीं किया गया है। डू रिमेंबर दिस फैक्ट ऑल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द एविडेंस कैन बी रिकॉर्डेड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन द केस ऑफ A. State of Maharashtra versus Praful B. Desai, B. Paramjit Kaur versus State of Punjab, C. Pappu Yadav versus State of Bihar, and D. Bachchan Singh versus State of Punjab. The correct answer is A, that is State of Maharashtra versus Praful B. Desai. Next question, the President gives his resignation to the Chief Justice of India, Vice President, Prime Minister एंड अटर्नी जनरल। ऑब्वियसली जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो हम अपना रेजिग्नेशन किनको देते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर, मतलब कि प्रेसिडेंट की मर्जी से कौन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा और गवर्नर। ऑब्वियसली गवर्नर होते हैं जो कि हमारी प्रेसिडेंट चाहे तब भी उन्हें हटा सकते हैं एट एनी टाइम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग, आपको अदर बता दें, जैसे इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के लिए आपको इम्पीचमेंट प्रोसीजर है सेम, ठीक है, पार्लियामेंट से रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर जब तक कॉन्फिडेंस है उनका लोकसभा के अंदर, तो सपोर्ट है तब तक उन्हें रिमूव नहीं कर सकते हैं। स्पीकर को भी नहीं कर सकते हैं, स्पीकर को सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स ही कर सकते हैं, ठीक है, जिन्होंने चुना है। तो गवर्नर। उसके बाद आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर इलेक्टिंग द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया?
ए इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, बी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब सबसे पहला जो इसका करेक्ट आंसर है वो पहले मैं आपको बता दूं डी। अब सबसे पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट आपने याद रखना है कि जो प्रेसिडेंट के चुनाव होते हैं उसमें सभी इलेक्टेड मेंबर्स ही पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे पहला फैक्ट। दूसरा आपने क्या याद रखना है कि दोनों पार्लियामेंट के हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के होंगे, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के होंगे, लेजिस्लेटिव काउंसिल विल नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, डू रिमेंबर दिस फैक्ट। ओके, सो दिस इज द इलेक्टोरल कॉलेज। नेक्स्ट हमारा आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉइंटमेंट्स आर नॉट मेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। स्पीकर ऑफ लोकसभा, ठीक है, नहीं है। देन चीफ ऑफ आर्मी, चीफ ऑफ एयरफोर्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियसली हमारा जो ए है हमने पहले ही बता दिया है कि स्पीकर जो है वो हमारे अपॉइंटमेंट नहीं करते हैं। स्पीकर्स को कौन चुनते हैं? लोकसभा के मेंबर्स ही चुनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है द प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 रिमेन्स वैलिड इन अ स्टेट फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर, 3 मंथ्स, 2 मंथ्स, 6 मंथ्स। ऑब्वियसली 6 मंथ्स एक बार हमें अप्रूवल मिल गया है। अब जो हमारी नेशनल इमरजेंसी है उसे हमें अप्रूवल कराना होता है 1 मंथ के अंदर, मगर जो हमारी फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है या प्रेसिडेंट रूल होता है जो राष्ट्रपति शासन किसी स्टेट में लगता है तो उसे हमें 2 मंथ्स के अंदर विद इन द 2 मंथ्स ऑफ द प्रोक्लेमेशन वी हैव टू गेट इट अप्रूव्ड फ्रॉम द पार्लियामेंट। अब पार्लियामेंट ने जैसे ही अप्रूव करा है तो वो 6 मंथ्स के लिए कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। और मैक्सिमम कितने तक हमारी स्टेट इमरजेंसी लग सकती है? जो हमारी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है, राष्ट्रपति शासन, वो हमारा 3 इयर्स है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट ऑफ द टाइम्स LLB एंट्रेंसेज में क्वेश्चन पूछा जाता है। और नेशनल इमरजेंसी जो हमारी मैक्सिमम इनडेफिनेट पीरियड तक, हर 6 महीने के अप्रूवल के बाद हम नेशनल इमरजेंसी को इनडेफिनेट पीरियड तक कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है व्हाट विच इज़ द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट? जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। द करेक्ट आंसर इज एस्टीमेट कमेटी। इसमें 30 मेंबर्स होते हैं, 30 के 30 लोकसभा के मेंबर्स होते हैं और इसका जो चेयरमैन है वो स्पीकर चुनते हैं और वो हमारा इन्वेरिएबली मोस्टली हमारा रूलिंग पार्टी से ही होता है। डू रिमेंबर दिस फैक्ट कि कोई भी मिनिस्टर इस कमेटी का मेंबर नहीं होता है, ठीक है। कोई भी मिनिस्टर इस कमेटी का मेंबर नहीं होता है, मिनिस्टर। नेक्स्ट आ जाता है हु एडमिनिस्टर द ओथ टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड अटर्नी जनरल। अब देखिए इधर इंपॉर्टेंट बात है, हमारी जो ओथ है प्रेसिडेंट की वो चीफ जस्टिस दिलाते हैं, ठीक है। चीफ जस्टिस दिलाएंगे या सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, वो दिलाएंगे। और जो हमारा रेजिग्नेशन है प्रेसिडेंट वो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। कई बार आप पजल हो सकते हैं, तो डू रिमेंबर दिस फैक्ट। नेक्स्ट है फॉर हाउ लॉन्ग डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस? वाइस प्रेसिडेंट, सॉरी, द 65 years of age, 4 years, 5 years, till he is removed. Obviously 5 years का टर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द लक्षद्वीप जो हमारा है फॉल्स विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ विच हाई कोर्ट? मुंबई, दिल्ली, मद्रास, कलकत्ता, जो केरला, सॉरी केरला। सो ऑब्वियसली केरला के अंदर आता है और जो केरला का जो सीट है वो एर्नाकुलम में है। केरला इटसेल्फ जो केरला स्टेट है और साथ साथ में लक्षद्वीप। अब जो इधर इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं, 2 आर्टिकल्स आई हैव नोटेड 2 आर्टिकल्स फॉर यू कि कॉमन हाई कोर्ट्स का प्रोविजन किस में बात करी गई है। कॉमन हाई कोर्ट्स का हमारा आया हुआ है आर्टिकल 231 एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन हाई कोर्ट्स फॉर 2 और मोर स्टेट्स, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। एंड द सेकेंड आर्टिकल इज 230 दैट इज एक्सटेंशन ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट्स टू यूनियन टेरिटरीज, कि हम किस तरीके से हाई कोर्ट्स के किसी यूनियन टेरिटरी, किसी हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन को यूनियन टेरिटरी से एक्सटेंड करते हैं, उसको इंक्लूड करते हैं। जैसे हमने केरला एक स्टेट हाई कोर्ट है, उसके अंदर हमने लक्षद्वीप को एडिशन करा है, एक्सटेंशन करा है उसके जुरिस्डिक्शन को, तो वो हमारा आर्टिकल 230 है, ओके। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट अबाउट द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस? ठीक है, प्राइम मिनिस्टर PMO's ऑफिस है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, नहीं है। It has been given the status of department, obviously the state agency, there is no attached and subordinate office under it. सभी सही हैं, जो incorrect हमारा पहला ही है, constitutional body नहीं है। Very simple questions. The council of ministers shall be collectively responsible to president, prime minister, house of people and parliament. अब हमारा ये question क्या है? House of people. Do remember this fact. ठीक है, हाउस ऑफ पीपल मीन्स लोकसभा, द लोअर हाउस, जिसमें हमारे इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं, MPs चुनकर आते हैं,
वो हमारे हाउस ऑफ पीपल को रिस्पॉन्सिबल होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स हैव बीन बोरोड फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। अब यूएस से हमने जुडिशरी लिया है, फंडामेंटल राइट्स, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और जुडिशियल रिव्यू। हमने सिर्फ जुडिशरी नहीं लिया है, हमने जुडिशरी नहीं लिया, हम कह सकते हैं हमने इंडिपेंडेंस लिया है, इंडिपेंडेंस। अब आई हैव नोटेड कि हमने फंडामेंटल राइट्स लिए हैं, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी लिया है, देन जुडिशियल रिव्यू। अब जो आपने इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि आपको, हमने अमेरिका से एक तो इंडिपेंडेंस ली है जुडिशरी की, हम जजेस के रिमूवल का भी हमने वहाँ से लिया, वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल का भी वहाँ से लिया है, और हमारा जो जुडिशियल रिव्यू एंड फंडामेंटल राइट्स इन सभी का। तो इसमें सिर्फ वन नहीं है, तो आंसर इज 2, 3, 4, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द फेडरल नेचर। अब हमारा फेडरल नेचर की किस में बात हुई है, अब फेडरल नेचर में हम किस में बात कर रहे हैं, जो हमारा आर्टिकल 1, 2, 3 बेसिकली जो मेरा जो पॉइंट्स टू 1, 2, 3 है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी, ड्यूल पॉलिटी, ये हमारा करेक्ट आंसर है। बिकॉज जो इंटीग्रेटेड जुडिशियल ऑडिट मशीनरी की हम बात करेंगे तो ये हमारा यूनिटरी फीचर है। आई हैव नोटेड डाउन द इंपॉर्टेंट फेडरल फीचर्स, प्लीज नोट। द फर्स्ट पॉइंट इज ड्यूल गवर्नमेंट, ड्यूल गवर्नमेंट होगी, नेशनल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेकंड फीचर इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है हमारे फेडरल गवर्नमेंट में, ठीक है। देन थर्ड इज डिवीजन ऑफ पावर, जैसे हमारा 7th शेड्यूल में डिवीजन ऑफ पावर की बात करी गई है। देन सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होता है। देन फिफ्थ पॉइंट इज रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। और देन 6 इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। एंड द 7th इज बाईकैमरल लेजिस्लेचर, बाईकैमरल मीन्स 2 हाउसेस वाला लेजिस्लेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द रूल ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ इज एप्लीकेबल टू, किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, चीफ जस्टिस, प्राइम मिनिस्टर, फॉरेन सॉवरेन्स एंड फॉरेन एम्बेसडर्स। आपको इसको देखना है तो आपको याद आने चाहिए एक्सेप्शन ऑफ आर्टिकल 14। अब आर्टिकल 14 में फॉरेन एम्बेसडर्स और सॉवरेन्स को एक्सेप्ट किया, बेसिकली इम्यूनिटी प्रोवाइडेड है। तो हमारा किसके ऊपर एप्लीकेबल होगा इक्वालिटी बिफोर लॉ, 1 और 2 पे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, सो डू रिमेंबर दिस फैक्ट। उसके बाद आ जाता है द टर्म ऑफ लोकसभा कैनॉट बी एक्सटेंडेड एट ऑल, कैन बी एक्सटेंडेड एट 6 months। जब इमरजेंसी लगेगी 1 year के लिए बढ़ा सकते हैं, 2 years के लिए बढ़ा सकते हैं, तो हम 1 year के लिए बढ़ा सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लैंग्वेजेस, कितनी लैंग्वेजेस हैं हमारे 8th शेड्यूल में, तो हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं, आप सभी को पता है। और जो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारा है उससे रिलेटेड 2-3 आपकी जो अमेंडमेंट्स हैं, डू रिमेंबर दीज अमेंडमेंट्स, दे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन द DULLB, आई हैव सीन द वेरियस क्वेश्चंस। Next, which among the following the custodian of Constitution of India? The President, Prime Minister, Parliament, or Supreme Court? Obviously, the Supreme Court is the custodian of the Constitution of India. Next is the term is not introduced in the preamble by the 42nd Amendment. Integrity, socialist, secular, तीनों words हैं. None of these is the correct answer, obviously. So these are the 3 words which are were added by 42nd Amendment Constitution of 1976. And जो हमारे 3 words add हुए हैं, एक ही बार अमेंडमेंट हुई है, डू रिमेंबर दिस फैक्ट ऑल्सो। उसके बाद आ जाता है द राइट टू डाई विद डिग्निटी, एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, फंडामेंटल राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, या राइट ही नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये फंडामेंटल राइट है। दिस इज़ वेरी पॉपुलर केस, लैंडमार्क जजमेंट ऑफ कॉमन कोज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में राइट टू डाई विद डिग्निटी को एक फंडामेंटल राइट बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बहुत सारे पर्सन्स होते हैं जो एक ऐसी स्टेट वेजिटेटिव कंडीशन में होते हैं जिसके अंदर से उनको बाहर आना बहुत ही डिफिकल्ट है, तो उस सिचुएशन में उनकी एक ज़िंदगी मीनिंगलेस है। तो उस केस में वो मतलब कि डिग्निटी से डेथ मतलब मर सकते हैं, हम कह सकते हैं, ठीक है। और इसमें पैसिव यूथेनेसिया की बात हुई है, इसको हम यूथेनेसिया केस भी कहते हैं, जो कॉमन कोज ए रजिस्टर्ड सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, लिविंग विल की बात हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू वोट इन इंडिया, 16, 18, 21, 22। वेरी बेसिक क्वेश्चन, सभी को पता होगा, 18 ईयर्स है। 61 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी उससे 21 से 18 कर दी गई थी, ठीक है, 18 ईयर्स कर दी गई थी। सो दीज आर द क्वेश्चंस ऑफ 2019 ऑफ PULLB 3 years। सो आपको अच्छी लगी है वीडियो तो प्लीज़ डू लाइक, comment and share my videos to your friends. I need your support, and do not forget to click on the subscribe button and hit the bell icon. And thank you so much. Hope to see you all on the next section.